प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, जो दिख रहा है रिप्रेजेंट कर किया हुआ है, ये आपको दिख रहा है ई इलेक्ट्रॉन। ये आपके पास है, जो मैं बता दूं, यहाँ पर ये आपके पास जो दिख रहा है, यहाँ पर जैसे भी पॉजिटिव चार्ज था, जिसे मैं आपको दिखा दूं वापस से कि यहाँ पर इस प्रकार का पॉजिटिव चार्ज था, ये रहा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, प्रोटॉन को बता रहा है। किसको बता रहा है? प्रोटॉन को। ठीक है, ये प्रोटॉन को बता रहा है। इसके अलावा क्या होता है, ये आउटर मोस्ट सेल का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है, जो आपके पास आउटर मोस्ट सेल में दिखाई दे रहा है। अब आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, आप सभी विद्यार्थी को ये पता होगा कि आउटर मोस्ट सेल इसको बोल रहे हैं। जो बाहर से आपको दिखाई दे रहा है, जो रेड कलर से दिखाई दे रहा है, ये आउटर मोस्ट सेल है। इसके ऊपर जो पोर्श है न्यूक्लियस का, मतलब ये आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस इलेक्ट्रॉन को कितने बल से खींच रहा है, ये आपके पास जेड इफेक्ट में देखा होगा गया होगा। आप सभी को पता है कि ये न्यूक्लियस इस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स से क्या होता है, खींच रहा है। जिस अट्रैक्शन फोर्स का जो नाम है वो आपको पता है कि इस अट्रैक्शन फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जो ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कितना लग रहा है। क्योंकि आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर जो आपके पास इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो आपके पास उसकी वैल्यू आपके पास आपने देखा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, ए बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपके पास क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि आपके पास क्या होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, अब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है, इस इलेक्ट्रॉन को खींच कर बाहर निकालेंगे, कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, वही इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी होगी। ठीक है, जैसे इससे इलेक्ट्रॉन ये बहुत ज़्यादा दूरी पर है, तो इसके लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ये न्यूक्लियस के जितना पास होगा उसके लिए क्या होते हैं, एनर्जी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। अर्थात हम कह सकते हैं जिसका जेड इफेक्ट ज़्यादा होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ठीक है, जेड इफेक्ट का मतलब हो गया न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे के सेल के इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये के सेल के हैं तो इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी और ज़्यादा होगी एम सेल की तुलना में। ठीक है, इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही है? कोई डाउट है तो बताइए। तो आयनाइजेशन एनर्जी की परिभाषा आप सभी को समझ में आई कि आउटर मोस्ट सेल में से उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा है, इसको ही हम क्या करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, कोई डाउट है? इतनी बात तो आप सभी को समझ में आएगी। अब देखिएगा आगे, जिससे क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन है, इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे इस इलेक्ट्रॉन को। तो इसके लिए आपको क्या होती है, आवश्यक ऊर्जा होगी, वही आयनाइजेशन एनर्जी है। तो ये आपके पास ज्यादातर कंडीशन में क्या होती है, आइसोलेटेड स्टेट के अंदर हो सकती है, आइसोलेटेड। ठीक है, आइसोलेटेड स्टेट में हो सकती है। दूसरी होती है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ज़्यादातर कंडीशन में न्यूट्रल अवस्था के अंदर होगा, या न्यूट्रल होगा तो ही ये काम करेगा। न्यूट्रल यानी जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इसके ऊपर जीरो रहेगा। ठीक है, चार्ज जीरो रहेगा तो इसके ऊपर काम करेगा। या हम कह सकते हैं ये गैसेस होगा, ये गैसियस स्टेट के अंदर होगा तो काम करेगा। ठीक है, अब देखो, ये मान लो आपके पास एम परमाणु था। ठीक है, एम परमाणु में से मैंने क्या किया, इस एम परमाणु, ये एम ही परमाणु है ऐसा मान लो थोड़ी देर के लिए। इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन है उसको भी बाहर निकाल रहा हूँ। तो इस परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एनर्जी दूंगा। ठीक है,
तो एनर्जी दूंगा तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो एनर्जी दूंगा तो ये एक्चुअल रूप से किस प्रकार से दी जाएगी एनर्जी, तो एनर्जी देने पर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो मैं पहले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो एम क्या है, एम के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो कमी हुई या अधिकता, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो केमिस्ट्री में कमी को हम किसके द्वारा चार्ज पार्टिकल के रूप में दिखाते हैं, प्लस के द्वारा दिखाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, तो इसी आपके पास एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल आपको आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बता रहा है कि आपने क्या किए, किसी भी परमाणु में, ये आपके पास एटम था या परमाणु था, इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, इसके लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी, ठीक है। तो देखिए, अब देखो यहाँ पर डेल एच का मान क्या हो सकता है, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या किया है, इस परमाणु में से इस परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपने क्या दी है, ऊर्जा दी है, यहाँ पर ऊर्जा दी है, एनर्जी दी है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई है, इस कारण यहाँ पर क्या होता है, डेल एच का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यदि आपने एनर्जी नहीं देते तो डेल एच का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं, आप यह कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा कौन सी प्रोसेस के अंदर काम करेगी, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। तो आप कह सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी एंडोथर्मिक का मतलब क्या होगा, एंडोथर्मिक का मतलब है कि आपने क्या किया है, एनर्जी दी है, ठीक है, यानी देनी पड़ेगी। इतनी बात आप सभी को समझ में आई। ये डेल एस आपको पॉजिटिव है, इसका मतलब ये आपको बता रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या है, एंडोथर्मिक है। यदि आपके पास डेल एच का मान क्या होता है, नेगेटिव आ जाता तो एक्सोथर्मिक होती है। इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। आगे देखिएगा, आयनाइजेशन एनर्जी देखो, आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज एंडोथर्मिक रिएक्शन, समझ गए आप सभी, ठीक है। अब देखो, आयनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक है, तो वैसे डेल एच का मान आपके पास होगा, यदि आपके पास पॉजिटिव आता है तो आपको पता चल गया, पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब एंडोथर्मिक, और डेल एच का मान यदि नेगेटिव आता है तो क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। इतनी बात आपको सभी को समझ में आ रही थी। नेक्स्ट देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी की जो यूनिट होती है, यूनिट है वो आपके पास है इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम, ठीक है, इसको ईवी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम। और एक इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम बराबर होता है, एक इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर होता है, सॉरी, एक इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू टेन की पावर माइनस 19 जूल, ठीक है, ये होता है। या दूसरी यूनिट हम देख सकते हैं, दूसरी यूनिट आपको दिखाई दे रही होगी, दूसरी यूनिट है आपके पास किलो जूल पर एट मॉलिक्यूल, सॉरी, किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होते हैं, एक आपके पास एक इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर ये भी होता है, ध्यान रखना आप सभी, एक इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 की घात -19 गुलाम तो होता ही, सॉरी 19 जूल तो होता ही है। लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम बराबर ये होता है, एक, देखिए आपके पास क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम बराबर होता है 96 जूल पर मोल, ये आपको यूनिट ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे आप कभी ने आपने देखा होगा कि IE1 IE2 IE3 किस प्रकार से काम करता है, वही है आपके पास सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे एम आपके पास एटम था, फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने लिया था वैसे एग्जाम्पल, इस एम एटम को आपने क्या किया है, एनर्जी दी, तो कहने का मतलब क्या होगा, एम के ऊपर कौन सा चार्ज आया, एम पॉजिटिव, प्लस एक इलेक्ट्रॉन क्या निकल गया, इसके अंदर से बाहर निकल गया, ठीक है।
तो यहाँ पर इस एनर्जी का नाम हो गया आपके पास IE1। ठीक है। दूसरा आपके पास देखें, जैसे ये आपके पास था M+, मतलब M+ वाला एक इलेक्ट्रॉन लिख रहा है, M+ को लिया, इसमें से भी इसके आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, मान लो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज हो गया, M2+। ठीक है, तो इसको बोल दिया IE2। ठीक है। इसी प्रकार आपके पास M2+ वाला था, और M2+ वाले में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो आपके पास बढ़ गया M3+। ये इसको बोलेंगे IE3, आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। ठीक है। इस प्रकार ये कंटिन्यूसली क्या हो सकता है, चलता रह सकता है। इन सबको IE1, IE2 और IE3 को ही हम क्या बोलेंगे, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, मतलब सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किस में देनी पड़ेगी, तो आप बता सकते हो सबसे ज़्यादा किस में देनी पड़ेगी आपके अकॉर्डिंग, IE1 में देनी पड़ेगी या IE3 में या IE2 में। तो आप बताओगे IE3, IE2 और IE1। ठीक है। तो ऑर्डर क्या होगा बताइए, तो ऑर्डर के आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए क्या, IE3, मतलब ये क्या होता है, न्यूक्लियस के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी फिर इसकी। ठीक है। तो इसको आप क्या करोगे, याद रखना है आप सभी को, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप सभी को रिमेम्बर करना है इसको। ठीक है। और भी इंफॉर्मेटिव आप वीडियो देखना चाहो तो यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से सब्सक्राइब करिए, और यहाँ पर तक कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके बताइए। ये है आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो आप सभी ने फटाफट जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो, तो आप देख लेना अवश्य कि आउटर मोस्ट सेल से बाहर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा है वो आयनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है। इसके पश्चात हम देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसको बाहर निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, तो हमेशा एनर्जी कैसी होगी, पॉजिटिव में। पॉजिटिव डेल एच का मान क्या होगा, पॉजिटिव, इसका मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसकी यूनिट की हम बात करेंगे तो यूनिट है इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम और किलोजूल पर मोल। ठीक है। इस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है।